गाइस, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। आज मैं क्लास 10th के सेकेंड पोयम फायर एंड आइस की बात करने जा रही हूँ। फर्स्ट पोयम आपने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा, जिसको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया था। और आज की जो पोयम मैं पढ़ाने जा रही हूँ, सेकेंड लेसन फायर एंड आइस, इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही कंपोज किया है, राइट। तो फायर एंड आइस, आग और बर्फ, इन दो चीजों को कवि ने इस पोयम में बताया है कि ये दो चीजें पूरी दुनिया को खत्म करने में बहुत हैं, काफी हैं, राइट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है फायर एंड आइस कैसे दुनिया को खत्म कर सकता है, कुछ ऐसी बातें इस पोयम में बताते हैं। अब पोयम शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी हम जानेंगे कि आखिर में ये फायर एंड आइस किसको रिप्रेजेंट करता है इस पोयम में। अभी हमने ये बताया कि two possible causes have been told for the end of world. Just I have told you कि अभी भी मैंने बताया कि ये दो चीजें दुनिया को खत्म करने में क्या है, पर्याप्त है। अब हम फायर एंड आइस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो फायर है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सट्रीमी डिजायर, एंगर एंड ग्रीड। यहाँ पे एक्सट्रीमी वर्ड क्यों यूज हुआ है? डिजायर का मतलब इच्छा, तो हमें डिजायरस होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। क्यों? मनुष्य है तो इच्छा तो होगी, बट इट शुड नॉट बी बियॉन्ड, इट शुड नॉट बी आउट ऑफ लिमिटेशन। यानी एक लिमिट होता है किसी भी चीज का, और कोई भी चीज अगर लिमिट से ज्यादा होगा तो वो विनाशकारी होगी, पेरिसेबल होगी। तो ये बात यहाँ पे एक्सट्रीमी वर्ड क्यों यूज किया है? डिजायरस होना खराब नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमी डिजायरस यानी किसी चीज की अत्यधिक। आपने सुना होगा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी अधिक अगर आप बोलते हैं तो भी आप खराब कहे जाएंगे। हो सकता है बोलते बोलते कुछ ऐसी वर्डिंग बोल दें जो सामने वाले को पिंच करे। अति का भला न चूक, और अधिक चुप रहना भी नहीं चाहिए। आप कब तक एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है। मैं आपको इंस्टिगेट नहीं कर रही हूँ कि आपका बड़ा आपको कुछ सजेशन दे रहा है, अच्छा दे रहा है, तो आप उसका जवाब सवाल करिए। किसी चीज की अति, जहाँ जरूरत है वहां बोलिए, जहाँ नहीं जरूरत है वहां मत बोलिए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अगर अधिक बारिश होती है तो भी नुकसान है, फ्लड आएगा, हाहाकार मचेगा, राइट। अति की भली न धूप, और अधिक अगर धूप होता है तो भी विनाशकारी है, चारों तरफ सूखा हो जाएगा, लोग खाए भी नहीं। यानी अधिक बारिश होगी तो भी टाइम करके लोग मरेंगे, बाढ़ से मरेंगे, है ना। और अधिक धूप होगी तो भी क्या होगा? सूखा होगा, वो भी विनाश का कारण है। इसीलिए यहाँ पे एक्सट्रीमी वर्ड यूज किया गया है। डिजायरस होइए, लेकिन एक्सट्रीमी डिजायर नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा एंगर एंड ग्रीड। फायर मतलब आग। लोग कहते हैं ना कि एकदम आग बबूला हो जाता है क्रोध। तो यहाँ पे ये जो हमारा फायर है, फायर रिप्रेजेंट करता है एक्सट्रीमी डिजायर, एंगर एंड ग्रीड, कि अधिक क्रोध करना, अधिक डिजायरस होना, अधिक लालच मन में रखना, ये सारे जो है विनाश के काजेज हैं, राइट। अब हम आइस की बात करते हैं। आइस मतलब बर्फ ठंडा होता है। ये क्या करता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द ह्यूमन
इमोशन ऑफ हेटर्ड। ये घृणा को रिप्रेजेंट करता है, एमिनिटी को, जेलस को रिप्रेजेंट करता है। कि घृणा एक ऐसी आग है, घृणा, नफरत एक ऐसी चीज है, अगर एक बार आपके या हमारे या ह्यूमन बींग्स कह लीजिए कि मन में, दिल में अगर घर कर गई तो ये विनाश का कारक है, किसी भी चीज को खत्म कर सकता है। राइट, तो अब हम पढ़ते हैं। पोयम है, छोटा सा पोयम है, स्टैंजा बाय स्टैंजा मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो फर्स्ट स्टैंजा की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Right? तो कवि यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का जो अंत है, यानी ये जो संसार है, वो किससे खत्म हो जाएगा? In these lines, the poet analyzed the view of the people. जो फर्स्ट स्टैंजा हमने आपको बताया है, इसमें कवि लोगों के व्यू को एनालाइज करता है और कहता है, क्या कहता है कि देयर कैन बी टू पॉसिबल कॉजेस दैट कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, कि दो कारण है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। जस्ट आई हैव टोल्ड यू, एंड वो दो कारण कौन से हैं? फायर एंड आइस। और फायर को कवि ने क्या कहा है, ये भी सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। तो इस पंक्ति में कवि कहता है, एनालाइज करता है क्या, कि लोग कहते हैं कि फायर से ये दुनिया क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और फायर को उसने क्या माना है? जो फायर की तरफ है, फायर मतलब डिजायर। फायर को क्या कहा है कि हु बिलीव इन दिस, कि जो इसमें विश्वास करते हैं कि दुनिया किससे खत्म हो जाएगी? फायर से खत्म हो जाएगी। क्योंकि फायर रिप्रेजेंट एक्सट्रीमली ग्रीड एंड डिजायर। अगर किसी चीज की आप बहुत ज्यादा इच्छा करते हो, डिजायर होना गलत नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमली डिजायर, अभी आपको कुछ मिल जाए, मान लिया आपको 1000 रुपए मिल रहे, अब आप सोच रहे हो हमें लाख रुपए मिल जाए। गलत बात नहीं है कि डिजायर रखना चाहिए, डिजायर अगर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कवि कहता है कि मनुष्य की जो इच्छा है ना, ये कभी भी खत्म नहीं होती। आज 1 रुपए है तो कल हम 10 रुपए कमाना चाहेंगे। ठीक है, हमने एक्सट्रीमली वर्ड इसीलिए यूज किया कि आपको जितने की जरूरत है, आपने सुना होगा कंटेंटमेंट इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। संस्कृत की बात करें तो ये कहा गया है कि संतोषम परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो आज मेरे पास 1 रुपए है और 1 रुपए में ही अगर हम कंटेंट कर लें, सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसा भी कहा जाता है कि वी शुड बी सेटिस्फाइड व्हाट वी हैव, तो हमारे पास जो है उससे सेटिस्फाइड हो जाए। तो अगर हमारे पास 1 रुपए है और 1 रुपए में संतुष्ट हो जाए तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम ये कहना चाहेंगे, अगर हम अपना व्यू रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने, तो हम ये कहेंगे कि जितने की जरूरत है उतने तक सेटिस्फाइड होंगे। ये नहीं कि ऐसा कह दिया किसी ने कि कंटेंटमेंट इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस या संतोषम परम सुखम, 1 रुपए है तो उसी में संतोष कर लो। जी नहीं, आज 1 रुपए की जरूरत नहीं है। आज हम लाखों रुपए भी कमाए तो हमें कम पड़ जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि साईं इतना दीजिए चामी कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना कोई भूखा जाए, कुछ ऐसा कहा गया। यानी मेरे पास इतना हो जिसकी अति न हो, एक्सट्रीमली, कि इतना तो कम से कम हो कि हम खुद सेटिस्फाइड हो जाए और हमारे दरवाजे से कोई भूखा न जाए। ये है आपका डिजायर। और एक्सट्रीम डिजायर क्या है कि हम संतुष्ट हैं, रखने की जगह नहीं है कोई चीज, फिर भी हम चाह रहे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए
तो ये क्या है, एक्सट्रीम डिजायर। तो ये एक न एक दिन आपका अंत करेगा। इसी तरह सबकी इच्छाएं होती रहेंगी तो ये एक दिन दुनिया का अंत कर देगा। तो ये हुआ एक्सट्रीम डिजायर, राइट। तो व्हाट मतलब वी शुड बी सेटिस्फाइड व्हाट वी हैव, कब, जब उससे मतलब उससे हमारी पूरी जरूरत की चीजें पूरी हो जाए। तो ये हो गया फायर। और कभी भी उन्हीं लोग के साथ है जो फायर के पक्ष में है, डिजायर के पक्ष में, राइट। कभी भी इसी के पक्ष में है, इन फेवर ऑफ फायर। ये क्वेश्चन बनता है कि कभी किसके पक्ष में है, तो कभी भी उन्हीं के पक्ष में है। द पोएट विद दोज, कभी उनके साथ है जो कि किसकी बात करते हैं, फायर की बात करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ। जैसा कहा गया है आपके स्टैंडर्ड में कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो आइस से खत्म हो जाएगी, यानी बर्फ। बर्फ क्या है, ठंडी चीज, राइट। तो बर्फ ठंडी चीज है, मतलब यहाँ बर्फ जो है हेट को रिप्रेजेंट करता है, घृणा। घृणा एक ऐसी आग है, मतलब घृणा भी दुनिया को खत्म कर सकती है। अगर एक बार आपके मन में, सपोज एक एग्जांपल दे दे, किसी ने एक तमाचा मारा, हमने कहा जब तक हम उसको मार नहीं लेंगे 2 तमाचे तब तक मेरे को दिल को शांति नहीं होगी। उससे नफरत कि हम बदला लेके रहेंगे, तो ये क्या है, नफरत है। बदले की भावना अगर आ रही है तो ये क्या है कि आप उस व्यक्ति से नफरत की भावना, ये इम्यूनिटी को बढ़ाती जाती है। तो इस तरह एक न एक दिन एक होता है ना, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अब दूसरा भी उसके खून का प्यासा है, इसने मेरे को एक खत्म किया तो हम भी उसके परिवार के 10 को खत्म कर दें। क्या उस 10 को खत्म कर देने से हमारे परिवार का जो गया वो वापस आ जाएगा? नहीं। इससे क्या होगा, जो दुश्मनी है वो बढ़ती जाएगी, जो घृणा है वो बढ़ती जाएगी। वो घृणा एक ऐसी चीज है जो बिना अस्त्र शस्त्र के लोगों को क्या कर देती है, खत्म कर देती है, राइट। तो ये रहा फर्स्ट स्टैंजा के बातें। फर्स्ट स्टैंजा में कवि क्या कहता है, कवि यही कहता है कि 2 चीजें हैं जो इस संसार को नष्ट करने में काफी है। और कवि किसके साथ है, उनके साथ जो कि डिजायर की बात करते हैं, मींस फायर के साथ हैं, कवि भी उनके साथ है। अब हम सेकंड स्टैंजा की बात करते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction is also great and would suffice. इस लास्ट स्टैंजा में कवि कहता है कि अगर दुनिया 2 बार बर्बाद होती है, राइट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस मतलब 2 बार, कवि कहता है इन दीज लाइन्स, और यू कैन से इन दिस लास्ट स्टैंजा, द पोएट थिंक्स दैट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, कि अगर दोबारा दुनिया नष्ट होती है तो आई शुड ऑल्सो बी एबल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो बर्फ से भी ये दुनिया खत्म हो सकती है। फॉर द पोएट आइस रिप्रेजेंट हेटर। मैंने लिखा भी है कि कवि जो है आइस को क्या मानता है, ये कहता है कि आइस इज ऑल्सो एज पावरफुल एज फायर। पोएट कहता है कि बर्फ में भी वो ताकत है जो कि आग में है। अगर फायर खत्म कर सकता है तो आइस भी उससे कम नहीं है। दुनिया अगर दूसरी बार 2 बार बर्बाद होती है तो बर्फ और आइस मतलब बर्फ भी जो है इस संसार को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, right, to say that for destruction is also great and would suffice, कि बर्फ भी जो है उतना ही पावरफुल है जितना कि डिजायर मींस फायर है इस दुनिया को खत्म करने के लिए, राइट। तो इसलिए कवि का विचार है कि बर्फ यानी घृणा, फायर यानी डिजायर, ये दोनों ही चीजें इस संसार को क्या कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं, अगर दुनिया 2 बार
डिस्ट्रॉय होती है। तो अब यहीं पे ये पोयम खत्म होता है। अब हम कुछ पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं, कुछ राइमिंग वर्ड की बात करते हैं। अगर हम इस पोयम में फायर एंड आइस में पोएटिक डिवाइस की बात करें, पोएटिक डिवाइस मतलब फिगर ऑफ स्पीच, मैं फिगर ऑफ स्पीच में भी एक वीडियो डालूंगी। जितने फिगर ऑफ स्पीच हैं जो क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके चैप्टर्स में चाहे प्रोज की किसी लाइन में हो या पोइट्री है तो फिगर ऑफ स्पीच होना ही होना है। तो जो आपके पोइट्री से रिलेटेड जो फिगर ऑफ स्पीच इम्पॉर्टेंट हैं उसको मैं उस पर एक स्पेशल फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड वीडियो डालूंगी। फॉर द टाइमिंग जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में है उस पर हम बात करते हैं। इसमें फायर एंड आइस में मेटाफर यूज किया गया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? मेटाफर। इसी को पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच ने कह के पोएटिक डिवाइस भी कह सकते हैं, जिसको हिंदी में आप अलंकार कहते हैं। तो कौन सा अलंकार, कौन सा पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज हुआ है? मेटाफर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर आपने पढ़ लिया है, आपके टीचर ने पढ़ा दिया है तो उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता रही हूँ कि मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इम्प्लाइज सिमिली। ठीक है, इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ सिमिली। अब क्वेश्चन उठता है सिमिली क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द सिमिली, राइट? क्योंकि सिमिली नहीं समझ में आएगा तो मेटाफर क्लियर नहीं होगा। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट are compared using comparing word like as. Now we talk in Hindi. अब हम हिंदी में बात करते हैं कि सिमिली एक ऐसा अलंकार है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट का तुलना किया जाता है। दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है और तुलना करने वाला शब्द भी यूज होता है, और वो तुलनात्मक शब्द, वो कंपेयरिंग वर्ड क्या होता है? लाइक और एज। क्या होता है? लाइक, LIK, लाइक एंड एज। अगर इस स्टैंजा में लाइक और एज यूज हुआ है एज अ कंपेयरिंग वर्ड, क्यों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि लाइक आपका वर्ब भी होता है, तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है तुलना करने के लिए, और साथ में लाइक एंड एज भी होना जरूरी है, तब वो सिमिली हो जाएगा, राइट? तो वो क्या होगा? सिमिली हो जाएगा। जैसे हम कहें कि उसकी आंखें कमल के फूल जैसी, कमल के फूल जैसी हैं, तो आंखों की तुलना किससे हुई? कमल के फ्लावर से हुई, कमल से हुई। तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक लिविंग है तो एक नॉन लिविंग, और लाइक और एज आया है तो वो सिमिली हो जाएगा। अब हम आते हैं मेटाफर में। In metaphor, there is also comparison between two different objects without using comparing words like as. जैसे सिमिली में दो चीजों की, अलग अलग चीजों की तुलना होती है, वैसे ही आपके मेटाफर में भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तुलना की जाती है, बट देयर इज लिटिल डिफरेंट, थोड़ा सा अंतर है। वो ये क्या है कि सिमिली में लाइक और एज यूज होता है और मेटाफर में लाइक और एज नहीं यूज होता है। जैसे हम कहें कि कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कि कैमल क्या है? रेगिस्तान का जहाज है, कहीं नहीं लाइक और यूज हुआ, लेकिन कैमल को क्या माना? जहाज माना। तुलना तो हुई, एक तरफ कैमल क्या है? लिविंग है, और जहाज क्या है? नॉन लिविंग है। तो देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन कंपेयर्ड टू ईच अदर। यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं जो कि तुलना की गई है दोनों की। ऊंट की तुलना जहाज से की गई है विदाउट यूजिंग कंपेयरिंग वर्ड लाइक एंड एज। क्या कहा मैंने? कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कहीं भी लाइक और एज यूज नहीं हुआ। इसी को अगर हम ऐसे कहें कि ऊंट रेगिस्तान के जहाज जैसा है, जहाज के समान है, समान की इंग्लिश क्या होती है? लाइक, राइट? तो द कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट,
तब ये सिम्पली हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ वी कैन से द camel is the step of desert, so there is no use of comparing word like or as, so it should be क्या metaphor, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आइस और फायर दोनों को कंपेयर किया गया है। फायर को कंपेयर किया गया है किससे? डिजायर से, एंगर से, तो मेटाफर हुआ विदाउट यूजिंग comparing word like and as. On the other hand, ice have been compared with the heater. आइस की तुलना किससे की गई है? आइस की तुलना किससे की गई है? हेटर से। इमोशंस ऑफ किससे किया गया है? ह्यूमन इमोशन ऑफ हेटर, घृणा से की गई है विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कौन सा पोएटिक डिवाइस है? मेटाफर है, राइट। जब आप कोई चीज लिखते हो, सेंट्रल आइडिया ही लिखते हो, उसमें अगर थोड़ा से पॉइंट डाल दो नोट्स में, तो ये सब नंबर स्कोर करने का तरीका है कि कैसे जो एग्जामिनर होता है वो इम्प्रेस्ड होता है कि देखो बच्चा पोएटिक डिवाइस। और अगर ऐसे नहीं लिखते हो तो पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड स्टैंजा बेस्ड जो क्वेश्चन पूछता है उसमें कि इस स्टैंजा में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ठीक, ऐसे भी पूछ सकता है। या ऑप्शनल में भी एक लाइन कोई दे दिया और कहेगा इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है और 4 ऑप्शन। तो स्टैंजा से रिलेटेड तो पोएटिक डिवाइस पूछेगा ही, इसके अलावा ऑप्शनल भी पूछ सकता है। कोई एक लाइन दे देगा और कहेगा कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, उसकी हिंदी समझोगे, 4 ऑप्शन होगा, जो सही ऑप्शन होगा वो आप क्या करोगे? टिक करोगे। तो अब यहीं पे क्या होता है, पोएम आपका खत्म होता है। थैंक